हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने वात्सल्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का अगला अध्याय राजनीतिक दल। इस पाठ में से दो प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, छोटे छोटे दो प्रश्न आएंगे। दोनों प्रश्नों को तैयार करने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट स्वीट और कंप्लीट रूप में इस पाठ को देखेंगे। बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए हम बहुत ही तीव्रता से इस पाठ को तैयार करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ की एक फ्रेमवर्क देखते हैं, पाठ का शॉर्ट रूप देखते हैं। पाठ में राजनीतिक दलों की परिभाषा, सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है राजनीतिक दल की? कि यदि कोई ऐसा समूह है जो सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ता है, ऐसा राजनीतिक समूह, ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ता है और सत्ता में भागीदारी का प्रयास करता है, सत्ता में भागीदारी का प्रयास। तो हमारा यहां पर छोटा सा प्रश्न क्या बनता है? ऐसा समूह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऐसा समूह जो चुनाव लड़ता है और सत्ता में भागीदारी का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? तो नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिसमें राजनीतिक दल भी एक नाम आएगा, इस प्रकार से दबाव समूह आएगा, आंदोलनकारी समूह आएगा, ऐसा इनमें से आपको राजनीतिक दल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटा प्रश्न अपना सबसे पहले यहीं से परिभाषा में से निकलता है। तो प्रश्न बनेगा कि ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ता है और सत्ता में भागीदारी का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। अब दूसरा बिंदु है राजनीतिक दलों की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों होती है? राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है जनता को विकल्प देने के लिए। जनता को विकल्प मिलता है कि एक दल जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो जनता क्या करे? अगर कोई दूसरा दल ही ना हो तो जनता करेगी क्या? तो जनता को ऐसा विकल्प होना चाहिए कि अगर कोई दल जनता को पसंद नहीं है कि इस पार्टी की सरकार हमें पसंद नहीं है, पार्टी दूसरी, सरकार दूसरी होनी चाहिए, तो दूसरी पार्टी की सरकार बना देती है। तो जनता को एक तो विकल्प बनता है, और दूसरा राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए होती है कि जनता को सामूहिक हित, जनता के जो सामूहिक हित हैं, सामूहिक हितों पर नीतियां बनाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक पार्टी किसी एक आदमी या कुछ लोगों से सरकार बना सकती है। राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को सभी लोगों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन पार्टियों को सामूहिक हितों पर नीतियां बनानी पड़ती हैं। ऐसे हित, ऐसे काम जो जनता के सामूहिक कार्य हो, यानी जिनके साथ, उन कामों के साथ सारी जनता के हित जुड़े हुए हों। तो अब यहां पर अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि निम्न में से राजनीतिक दलों की आवश्यकता है या राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें एक इनमें से जैसे जनता को विकल्प देने के लिए, सामूहिक हितों पर नीतियों के लिए, और 2-3 विकल्प अन्य दे दिए जाते हैं। तो सही विकल्प आवश्यकता में ये होगा। इसके पश्चात राजनीतिक दलों के प्रमुख भाग। राजनीतिक दलों की जो प्रमुख भाग हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। राजनीतिक दल के 3 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है उसका नेता, दूसरा होता है उसके सक्रिय सदस्य, और तीसरा होता है अनुयायी। ये किसी भी पार्टी के 3 भाग होते हैं। नेता जो मुखिया की भूमिका निभाता है, हर पार्टी का एक नेता होता है, जिसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं, हम नेता कहते हैं। तो ये जो नेता है ये पार्टी के संचालन करता है, नीतियों को तय करता है, और सक्रिय सदस्य जो हैं वो पार्टी के लिए जनाधार तैयार करते हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य करते हैं, और अनुयायी जो हैं वो वोट देते हैं या पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं। तीनों ही लोग पार्टी के लिए अनिवार्य हैं। अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां बनता है कि निम्न में से राजनीतिक दल का भाग नहीं है, तो ये 3 दे दिए और चौथा कोई अन्य नाम दे दिया, तो वो चौथा उत्तर हो जाएगा। या फिर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से राजनीतिक दल का भाग है, तो इनमें से कोई सा एक नाम आया, तो वो आपको सही उत्तर लिखना है।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए इनको हम आमतौर पर, अब तीनों चीजों को आप समझ सकते हैं। नेता अपने साधारण भाषा में, अपने लोकल एरिया में हम देखते हैं नेता जो हमारे यहाँ पर विधायक जीतते हैं, जो हमारे यहाँ पर एमपी जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये नेता लोग होते हैं। सक्रिय सदस्य में आप देख सकते हो अपने गांव में कौन पीरेगा, चोड़ा परेड़ा कुआं पर तोलियो में इधर नेताजी के खास वन बोले सक्रिय सदस्य। और फिर अनुयायी हम सब आम जनता जो किसी भी पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं और उस पार्टी को वोट देते हैं, वो सब अनुयायी कहलाते हैं। तो ये राजनीतिक दल के कुछ राजनीतिक दल के तीन भाग हो गए। तो अपने तीन प्रश्न बन गए, एक परिभाषा का, दूसरा आवश्यकता का, तीसरा राजनीतिक दलों के भाग। अब राजनीतिक दलों के कार्य, चौथा प्रश्न बनता है अपना राजनीतिक दलों के कार्य। तो राजनीतिक दल कई काम करते हैं, जिनमें पहला तो आपने परिभाषा में पढ़ ही लिया, दूसरा आपने आवश्यकता में पढ़ लिया, तीसरा भी आपने आवश्यकता में पढ़ लिया, चौथा आपने परिभाषा में पढ़ लिया। देखो कार्य, राजनीतिक दल जो हैं उनके कार्य यही होते हैं, चुनाव लड़ना, सत्ता में भागीदारी का प्रयास करना या सत्ता में भागीदारी हासिल करना, जनता को विकल्प देना, जनता को चुनाव में विकल्प देना, सामूहिक हितों पर नीतियां बनाना। फिर हम अगला कार्य देख सकते हैं इनका, सरकार बनाना, लोगों में जागरूकता पैदा करना। इस प्रकार के बहुत सारे कार्य राजनीतिक दलों के होते हैं। तो राजनीतिक दल ये सारे काम करते हैं। इनमें से अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है वो इनमें से कोई सा कार्य दे दिया और आपको पूछ लिया कि चुनाव लड़ने का कार्य किसका होता है, तो राजनीतिक दल का होता है। या राजनीतिक दल का निम्न में से कौन सा कार्य होता है या कौन सा कार्य नहीं होता है, बस साधारण सा काम है, छोटा सा प्रश्न बनेगा। तो राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं, जो हम आमतौर पर जानते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी यानी सरकार में भागीदारी करने का प्रयास करते हैं, जनता को विकल्प उपलब्ध कराते हैं, सामूहिक हितों पर यानी सारी जनता के हित लाभ के लिए ये नीतियां बनाते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं, जनता में जागरूकता लाते हैं, वोट करवाते हैं, मतदान में भागीदारी करते हैं, मतदान के लिए लोगों को तैयार करते हैं, अपने उम्मीदवार उतारते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी दल का मैनिफेस्टो बना करके यानी घोषणा पत्र बना करके जनता के सामने रखते हैं, अपनी नीतियां बताते हैं। ये सारे काम राजनीतिक दल के होते हैं। तो राजनीतिक दल इस प्रकार से कई कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में एक प्रश्न आता है, एक अपने हाशिए में छोटा सा बिंदु और दिया जाता है, सरकार बनाना हमने अभी इसमें पढ़ा ना। तो यदि किसी पार्टी के पास, जैसा हमने पिछले पाठ में पढ़ा है कि जिस पार्टी के पास बहुमत मिल जाता है यानी 50% प्लस 1 यानी 50% सीटें और उनसे कम से कम एक जगह, यदि ऐसी स्थिति होती है तो वो पार्टी अपनी सरकार बना देती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हो, 50% प्लस 1 नहीं मिला हो, ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, वो कहलाती है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर यदि सरकार बनाती हैं तो उस सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार का प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के यदि सरकार बनाती है तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है, तो आप उत्तर करेंगे गठबंधन सरकार। इसके पश्चात हम संख्या की बात आई तो किसी भी देश में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय, ये व्यवस्थाएं प्रचलित। एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था नाम से जैसा अर्थ है कि यदि किसी देश में एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति है तो वो एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। 2 पार्टियों को चुनाव लड़ने की अनुमति है या बड़े दल के रूप में 2 ही पार्टियां हैं तो वो 2 दलीय व्यवस्था,
और बहुदलीय व्यवस्था में यदि किसी देश में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के योग्य हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, तो वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इन तीनों व्यवस्थाओं के उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद करने हैं। एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है चीन, दो दलीय व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका और इंग्लैंड, या जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण है भारत। तो अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन। दो दलीय व्यवस्था है अमेरिका ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था है भारत। तो ये अपना यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न शॉर्ट टाइप का प्रश्न बनता है। जब बात संख्या की चल रही है तो अब हम देखते हैं भारत में दलों की संख्या। भारत में राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त दो तरह के दल हैं। एक तो है राष्ट्रीय दल और दूसरे हैं मान्यता प्राप्त दल। मान्यता प्राप्त दल या क्षत्रिय दल कह सकते हैं। अब ये मान्यता शब्द है, मान्यता इनको कहां से लेनी पड़ती है? हमारा यहां पर छोटा प्रश्न बनता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कहां से मिलती है? तो निर्वाचन आयोग, नाम याद रखना, निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है निर्वाचन आयोग। तो प्रश्न बनता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कहां पंजीकरण करवाना पड़ता है? निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। निर्वाचन आयोग इन दलों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से मापदंड तय कर रखे हैं। राष्ट्रीय दल अगर किसी पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाता है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें उसको पूरी करनी होती हैं। ये शर्तें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नों के लिए, कि कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता लेती है तो उसको 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% वोट लोकसभा चुनावों में 4 सीट किसकी? एमपी की। यदि कोई भी पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़ने वाले वोटों का 6% हासिल कर लेती है और 4 सीट एमपी की जीत लेती है तो वो पार्टी क्या बन जाती है? राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाती है। उसको चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। और मान्यता प्राप्त दल जो है, ये इनको मान्यता कब मिलती है? क्षेत्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कब मिलती है? जब किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में 6% वोट लेता है। एक विधानसभा 6% वोट लेता है और उसके साथ ही उस विधानसभा की कितनी सीटें? 2 सीट प्राप्त करता है। कितनी सीट प्राप्त करता है? 2 सीटें यदि प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति में इस दल को मान्यता प्राप्त दल की श्रेणी में निर्वाचन आयोग द्वारा रख दिया जाता है। तो ये डिजिट आपको याद रखनी है। मान्यता प्राप्त दल के लिए 2 सीट 6% वोट, राष्ट्रीय दल के लिए 4 सीट 6% वोट। क्लियर? ये स्पष्ट पैमाना है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग जो भारत में सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक गतिविधियों की, चुनावों की, सबकी निगरानी रखता है, सबकी एक ऑटोनोमी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। ये इन सब पर नियंत्रण रखता है पूरी तरह से। अब भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या, हमारे देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। एक संख्या याद रखनी है आपको, 7। राष्ट्रीय दल कितने हैं? 7। 7 दलों के नाम और उनकी स्थापना कब हुई, ये भी आपको याद रखना है। पहला दल, पहली पार्टी जो है वो कौन सी है? पार्टी है कांग्रेस।
पहली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, जिसको हम साधारण भाषा में, आम बोलचाल में कांग्रेस कहते हैं, INC, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना हुई थी इसकी सबसे पहले 1885 में, अर्थात भारत का सबसे पुराना दल है कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पश्चात दूसरी जो पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में TMC के नाम से जाना जाता है। TMC की स्थापना जो है वो 1998 में हुई थी, 1998। तृणमूल कांग्रेस, TMC। फिर तीसरी जो पार्टी है वो कांग्रेस से ही संबंधित, इसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं NCP। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो NCP 1999 में, तृणमूल कांग्रेस 1998 में, 1885 में कांग्रेस। ये तीन राजनीतिक, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल। अब इसके पश्चात चौथा जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। स्थापना इस पार्टी की हुई थी 1980 में बीजेपी के रूप में, शॉर्ट में इसको हम बीजेपी कहते हैं। मूल रूप से 1951 में जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलकर के 1980 में ये बीजेपी बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की शुरुआत की थी 1951 में। यही पार्टी आगे चलकर के भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिणित हुई 1980 में, जिसकी बात वर्तमान में केंद्र में सरकार भी। पांचवी जो पार्टी है वो है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी को हम शॉर्ट में कहते हैं BSP या बसपा। इसकी स्थापना 1984 में स्वर्गीय काशीराम जी द्वारा की गई और ये अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के हितों का मुख्य एजेंडा रखती है। इसके बाद छठवीं जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो, जिसको हम CPI कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी काफी पुराना दल है। सातवीं जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी तो है, इसके आगे मार्क्सवादी और जोड़ दिया गया, मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको हम आमतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी CPI से टूट करके अलग पार्टी बनी थी। कुल मिलाकर कितनी पार्टियां हो गई? 7। राष्ट्रीय दल कितने भारत में, देश में? 7। पहली कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, बहुजन समाजवादी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ये हैं 7 दल, भारत की 7 राजनीतिक पार्टियां जिनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का दर्जा प्राप्त है। अभी आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है, वो भी राष्ट्रीय दल के मानक पूरे कर चुका है, उसको अभी दर्जा मिलने वाला है। अब ये हो गई हमारी राष्ट्रीय पार्टी। महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय पार्टियों में उन पार्टियों के नाम और उनकी स्थापना, यह आपको अच्छी तरह से याद करना है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। इसके पश्चात हम देखेंगे इन राजनीतिक पार्टियों की चुनौतियां यानी दलों में समस्याएं क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है। दलों में चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती एक तो है वंशवाद, पैसा, भ्रष्टाचार,
अपराधी, ये इसकी समस्या है। तो पार्टियों में हमें पता, हम देखते हैं आमतौर पर हमारे देश की पार्टियों में हम देखते हैं कि बहुत सी पार्टियां हैं जिनमें किसी एक वंश या एक परिवार के लोगों का दबदबा रहता है, प्रभुत्व रहता है। चुनाव में ये पैसे का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से चुनाव लड़ते हैं। भ्रष्टाचार पार्टियों में कि जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, और अपराधी भी पार्टियों में शामिल है। ये दलों की चुनौतियां हैं। तो यहाँ से आपका छोटा प्रश्न बनता है, निम्न में से राजनीतिक पार्टी की चुनौतियां कौन सी हैं अथवा कौन सी नहीं। तो ये हो गई चुनौतियां। इन चुनौतियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? उपाय में एक तो सरकार ने, कोर्ट ने दल बदल कानून बनाया सरकार ने, कि कोई भी राजनेता जो चुनाव जीत लेता है वो फिर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाता। अगर कोई भी नेता ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है लोकसभा या विधानसभा से। तो दल बदल कानून बनाया गया रोकने के लिए, राजनीति में चुनौतियां खत्म करने के लिए, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने शपथ पत्र लेना प्रारंभ कर दिया। शपथ पत्र किस बात का? अपराध और संपत्ति का। जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव के लड़ने के लिए फॉर्म भरता है तो उसको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, स्टाम्प पर लिखकर देना पड़ता है कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं, कोई दर्ज चल रहा है या पहले पुराने समय में कोई दर्ज हुआ, और मेरे पास इतनी संपत्ति है, ताकि लोगों को पता चले कि हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, उसकी संपत्ति कितनी है। इसके पश्चात ये उपाय किए गए चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा। इसके पश्चात अंतिम बिंदु पाठ का आता है, वो ये आता है कि हम क्या सुझाव दे सकते हैं, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए जाएं। तो सुझाव में हम ये कह सकते हैं कि एक तो आंतरिक लोकतंत्र, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए, अर्थात लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में टिकटों का वितरण हो, अच्छे उम्मीदवारों को आगे आने के अवसर मिले। महिलाओं के लिए आरक्षण, महिला आरक्षण, दलों को पाबंद किया जाए कि प्रत्येक दल चुनावों में महिलाओं को एक निश्चित अनुपात में टिकट देगा, तो महिलाओं को भी राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इसके अलावा चुनाव में जो अंधाधुंध पैसा खर्च किया जाता है उस पर नियंत्रण किया जाए, सरकार द्वारा इस खर्चे पर नियंत्रण हो। खर्चा या तो सरकार खुद करे, पार्टियों को निश्चित लिमिटेड खर्चा दिया जाए, और या फिर इस खर्चे पर पूरा नियंत्रण रखा जाए, तय किया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा खर्चे पर नियंत्रण किया गया है, खर्चे की सीमा तय की गई है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि धरातल पर यह खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और लोगों में जागरूकता, लोगों में जागरूकता पार्टियों के प्रति कि हम जिस पार्टी के अनुयायी हैं, जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस पार्टी का व्यवहार, उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, महिलाओं की स्थिति, वहां पर खर्चा, वहां पर भ्रष्टाचार है या नहीं, वंशवाद की क्या स्थिति है, ऐसी चीजों के बारे में जनता जागरूक होगी तो राजनीतिक दलों को स्वयं सुधरना होगा। हमारा यहाँ प्रश्न बनता है छोटा कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कौन सा सुझाव उपयुक्त है, अनुपयुक्त है या क्यों है, या इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यही चीज पूछी जाएगी। इस प्रकार से आप हमारा ये जो पाठ है ये कंप्लीट हुआ। इस पाठ में से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।